केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक। योजनाओं की व्यापक समीक्षा समेत सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती पर होगी बातचीत। चुनाव के दौरान HKRM पोर्टल के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों के साथ किया गया वादा पूरा कर रही प्रदेश सरकार। अंबाला नगर निगम के 79 कर्मियों को मिले जॉब सिक्योरिटी पत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पहले पर्यटन सूचना केंद्र का हुआ उद्घाटन। KBD द्वारा अन्य केंद्रों का भी जल्द होगा संचालन। एक ही छत के नीचे जिला के सभी पर्यटक स्थलों की मिलेगी जानकारी। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की याद में चंडीगढ़ में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ साथ सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल हैं। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भी स्थापना को लेकर भी विचार विमर्श होगा। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने में मदद करेगी। इसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी भाग ले रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान HKRM पोर्टल के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों के साथ किया गया वादा अब प्रदेश की नायब सरकार पूरा कर रही है। अंबाला नगर निगम में 79 कर्मचारियों को आज पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जॉब सिक्योरिटी के प्रमाण पत्र वितरित किए। अब ये कर्मचारी 58 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। उन्होंने इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने पर बधाई देते हुए बताया कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अब नायब मुख्यमंत्री की नायब नीतियां घर घर खुशहाली पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को विपक्ष केवल चुनावी मुद्दा बताता था, उस पर मुख्यमंत्री ने विपक्षियों का मुंह बंद करने का काम किया है। पूर्व सरकारों के राज्य में नौकरी में चलने वाले भाई भतीजावाद, परिवारवाद और पर्ची खर्ची सिस्टम को वर्तमान सरकार ने जड़ से खत्म किया है। लगभग 80 परिवार नगर निगम के मेरे से 20 दिन पहले मिले थे। कोई टेक्निकल दिक्कत थी, कमिश्नर साहब से बात करके उनकी इन दिक्कतों को जो है दूर करवाया और आज उन सबको जो है वो सर्टिफिकेट्स जो हैं जो उनको निगम से मिले थे आज वो बांटे भी हैं। और मैं तो एक बात समझता हूँ कि एक और खुशी 5% इनकी जो बढ़ोतरी भी हुई है तनख्वाह के अंदर, वो भी अपने आप में एक आज दोहरी खुशियाँ कि एक तो जॉब पक्का होना और उसमें तनख्वाह की बढ़ोतरी भी 5% होना, मैं समझता हूँ नायब जी की नायब नीतियों का एक उदाहरण भी है। जॉब सिक्योरिटी प्रमाण पत्र मिलने के बाद नगर निगम कर्मियों ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें नौकरी को लेकर डर सताता रहता था, लेकिन अब जॉब सिक्योरिटी मिलने से वो बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। किया था, परंतु कई कारणवश कई बार कई लोग आगे कहते हैं कि HKRM के कर्मचारी हैं, ये हो जाएगा, परंतु नायब सरकार की नायब नीतियों से और मुख्यमंत्री नायब सैनी के आशीर्वाद से, भाई असीम गोयल जी के आशीर्वाद से आज हमारी जॉब सिक्योरिटी हुई है, जिसको लेकर हमारे पूरे स्टाफ में खुशी व्यक्त की है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और असीम गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और माननीय श्री असीम गोयल जी भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे परिवारों के बारे में सोचा, हमारी जॉब सिक्योरिटी करवाई आज, और हम इनके सदा आभारी रहेंगे। कुरुक्षेत्र में आज उपायुक्त नेहा सिंह व KBD के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल ने अर्जुन चौक पर स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया।
साथ ही उन्होंने इस दौरान KDB की तरफ से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष बॉक्स में प्रसाद के वितरण की प्रक्रिया का भी आगाज किया। इस अवसर पर नेहा सिंह ने कहा कि आध्यात्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों की तमाम सूचनाएं अब इस पर्यटन सूचना केंद्र में मिल पाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आगामी 3 माह में सभी पर्यटन सूचना केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और गीता स्थली ज्योतिसर में भी पर्यटन सूचना केंद्र खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन सूचना केंद्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के तमाम दिक्कतों का समाधान करते हुए गाइड, 48 कोस के तीर्थों की जानकारी, महाभारत कालीन पर्यटन स्थल, डिजिटल कक्ष में महाभारत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सहित विश्राम गृह, रेलवे व हवाई जहाज टिकट की बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से पर्यटकों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर आज यहाँ अर्जुन चौक पर ओपन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर कई सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर लोग आकर विजिट करना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन कई बार जब टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा केंद्र कहाँ है और कितने डिस्टेंस पे है, एक दिन में वो क्या क्या कवर कर सकते हैं, कैसे उस जगह को अप्रोच कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, कोई गाइड जो उनके बारे में और बता सके। तो इन सभी जो दिक्कतें जो एक टूरिस्ट फेस कर सकता है, उसको केटर करने के लिए ये एक केंद्र है जिसमें कुरुक्षेत्र से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन है। वहीं KDB के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल ने कहा कि पर्यटन सूचना केंद्र पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इस सूचना केंद्र में पर्यटक 2 से 3 घंटे बिता सकेंगे और कुरुक्षेत्र के बारे में हर प्रकार की जानकारी मिल पाएगी। ऑर्गेनाइज तरीके से हम उनका तीर्थाटन कराएं, इसी विषय को लेके आज ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो अर्जुन चौक पर स्थित इस बिल्डिंग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जहाँ यात्री आके पम्फलेट्स के माध्यम से और हमारे टूर गाइड्स के माध्यम से कुरुक्षेत्र को समझ सकता है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रूम बनाया गया है जिसमें ग्रुप्स जैसे आते हैं बसेस के माध्यम से, तो वो बैठ के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को समझ सकते हैं। पंजाब भाजपा प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उनकी याद में आज चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं और आमजन ने विजय रूपाणी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका निधन हम सबके लिए गहरा आघात है। उनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और सेवा भाव के आदर्शों के अनुरूप समर्पित रहा। वो एक सच्चे कर्मयोगी, विचारशील राजनेता और जनमानस से जुड़ी हुई भावना के प्रतीक थे। अब हमारे लिए एक मिसाल है, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के एक समर्पित और निष्ठावान सपूत के रूप में जिन्होंने कार्य कर रहे थे, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री विजय रूपाणी जी की असामयिक और दुखद मृत्यु पर मैं बहुत स्तब्ध हूँ और शब्दों से पहले दुखी हूँ। कृपया इस अकल्पनीय समय में आपके और पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि विजय रूपाणी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। पंजाब प्रभारी के रूप में वे हमेशा पंजाब के लोगों को एक साथ लेकर चले थे। उनका जाना देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
का शक होता था कि ये मुख्यमंत्री रहे हुए और गुजरात जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा एक ऐसे नर्म स्वभाव दे, जिस तरह विनय जी कह रहे थे, एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे सब। सारे नु नाल लेके चलन दा एज ए लीडर हिज क्वालिटी वाज टू ही कुड कैरी डिफरेंट व्यूज टुगेदर। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अनुसंधान निदेशक एवं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजबीर गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के गेट बंद करने की अपील करना किसी समस्या का हल नहीं है। हम आज भी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। विद्यार्थी अपना पक्ष रख सकते हैं। बाहरी संगठनों द्वारा विद्यार्थियों को समर्थन दिए जाने पर उन्होंने कहा कि संगठनों को यहाँ अपना एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। उन्हें कोई समस्या है तो सरकार से बातचीत करनी चाहिए। विद्यार्थियों के इस मामले में राजनीतिक दलों का दखल देना उचित नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि परिपक्वता दिखाते हुए आंदोलन की राह छोड़ें और बातचीत के लिए आगे आएं। गेट बंद करना भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब समझते कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आएगा तो पुलिस देखेगी, ठीक है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन देखेगा। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटा सा स्टिग्मा लग गया, कोई FIR में नाम आ गया, कोई हो गया, कोई चार्जशीट आ गई, आप पूरी जिंदगी उसको धो नहीं पाओगे। उनके लिए भी हमने कहा प्लीज आप अपना एजेंडा स्टूडेंटों के थ्रू मत चलाइए। आपका सरकार से कोई ग्रीवेंसेस हो, कोई ग्रीवेंस सरकार से सीधी बात करें। अब स्टूडेंटों को जो है ना साथ में लेकर ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो लगभग जो है ऐसा है जिससे नुकसान ही नुकसान है। और सबसे अनुरोध है, सब स्टेक होल्डर से है, किसी न किसी तरह इस मामले को हल करें, किसी भी तरह से हल करवाइए। कोई भी जो है बातचीत से, किसी भी सरकार से, प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, जिससे बातचीत आपकी हो सकती है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के 28 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार हरियाणा डिस्कॉम की टैरिफ याचिका पर विभिन्न श्रेणियों के लिए बिजली की दरों में अप्रैल 2025 से संशोधन किया गया है। ये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद पहली टैरिफ वृद्धि है जो 7 साल के अंतराल के बाद हुई है, जबकि बिजली खरीद लागत और परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि लगभग 1 दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और सख्त वित्तीय अनुशासन के कारण संभव हो पाया। पिछले 1 दशक में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक लॉसेस 29% से घटकर 10% के स्तर पर लाया गया है। संशोधित बिल टैरिफ संरचना के अनुसार सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। श्रेणी 1 के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 49 से 75% तक की कमी आई है। वित्तीय वर्ष 24-25 की दरों से तुलना करने पर बिलों में वृद्धि 10% के भीतर है। हालांकि पिछली टैरिफ संरचना की दरों की तुलना पर बिल की राशि में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त श्रेणी 2 के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में बिलों में 3 से 9% की वृद्धि हुई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 14-15 की तुलना में इस श्रेणी के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गई है, जिसमें केवल कुछ स्लैब में 1% से कम की वृद्धि देखी गई है। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 90 से अधिक प्रतिशत श्रेणी 1 और 2 में आते हैं। श्रेणी 3 के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में वृद्धि 5 से 7% तक है। इस श्रेणी में कम खपत स्तरों के लिए प्रतिशत वृद्धि अधिक लग सकती है। हालांकि इस श्रेणी में केवल 6% घरेलू उपभोक्ता ही आते हैं। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं। ये दावे पूरी तरह गलत हैं। बिजली के बिलों का मूल्यांकन पिछले वर्ष के उसी महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समान खपत पैटर्न को दर्शाता है। टैरिफ वृद्धि न्यूनतम और जायज रखी गई है। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क पड़ोसी राज्यों के निश्चित शुल्क की तुलना में कम है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के 28 मार्च 2025 के टैरिफ आदेश पर आज एक समीक्षा याचिका दायर की।
बाद में चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आयोग के विद्युत शुल्क आदेश के बाद जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में पहला बिजली बिल प्राप्त होने पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस शुल्क आदेश का झटका लगा है। प्रभावित उपभोक्ता इस शुल्क आदेश का विरोध कर रहे हैं। इस विद्युत शुल्क के अनुसार बिजली कंपनियां विभिन्न बिजली उत्पादन इकाइयों से सस्ती दरों पर बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को महंगे रेट पर बेच रही है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का लाभ मिलने के बाद बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की दरें कम करनी चाहिए थी। अप्रैल का महीने में बजट आपके बिल आए, मई के महीने में बिल आए, दोनों बिलों में इस टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से बिलिंग नहीं हुई। इसका मतलब कि हर आदमी संतुष्ट था, काम चल रहा है, उतना ही है, बढ़ाया नहीं है। जून में तीसरे और चौथे हफ्ते में बिल आए हैं और बिल ऐसे आए हैं कि बहुत ही शॉकिंग है। एक शौक की लहर हर आदमी में चली गई। इतना बड़ा वजन मारा है जिससे हर आदमी पीड़ित है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे वो कॉमर्शियल कंज्यूमर है और चाहे इंडस्ट्री कंज्यूमर है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी प्रदेश में बढ़े बिजली के दामों के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कल पंचकूला में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली के टैरिफ बढ़ाने से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। इनेलो पार्टी हमेशा लोकहित के मुद्दों को उठाने का काम करती है। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर भी वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। सबके बिल अब की बार बिजली के बड़े हुए हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे इसलिए ना कहो। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम 1 तारीख को कल के दिन बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर लोगों की किसी ने लड़ाई लड़ी किसी मुद्दे को लेकर के, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली के टैरिफ के मामलों पर कहा कि साल बाद बिजली के दामों में मामूली वृद्धि की गई है। बिजली उत्पादन से संबंधित हर वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, चाहे बिजली प्रयोग करो या ना करो, लेकिन हमने अब फिक्स चार्ज लगा दिए हैं। किसानों को उसी रेट पर बिजली मुहैया करवाई जा रही है। वहीं कल इनेलो के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने इनेलो पर निशाना साधा। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे हैं और सब जगह पर 110 रुपये पर किलोवाट है। हमने 75 रुपये पर किलोवाट लगाया है। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना, बोलो। किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो ये तो अब विपक्षी पार्टियां बोले, उनका स्वागत है। पलवल के सीहोल गांव में स्थित धानुका कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में आज मूंग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने किया। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। किसान फसल उत्पादन के साथ साथ फसलों की मार्केटिंग करना भी सीखें ताकि वे आर्थिक तौर पर मजबूत बन सकें। पलवल जिले में मूंग का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान
FPO का गठन कर भी स्वयं को समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में नकली खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाइयों को बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं धानुका कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि मूंग दिवस पर किसानों को दलहन की फसलों से उत्पादन के बारे में जागरूक किया गया है। पलवल में मूंग की फसल के उत्पादन को लेकर प्रदर्शन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे मूंग के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के बारे में जागरूक किया गया है। किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं। जैसे यहाँ पर एक मुद्दा उठा था कि किसानों को डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, उनको फसल का पूरा रेट नहीं मिलता है। उसके लिए मैंने उनको FPO बनाने के लिए बोला है। FPO बना करके मार्केटिंग को और हम सुधारेंगे और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर करके किसानों को समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे। आज मूंग डे मनाया गया है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए जो वेजिटेरियन लोग हैं, प्रोटीन का मेन सोर्स दालें हैं और हम 50-60 लाख करोड़ की दालें बाहर से मंगाते हैं। हमने यहाँ पलवल जिले में कई प्लॉट्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, जिससे मूंग की पैदावार 30, 40, 50 और कुछ खेतों में 100% तक बढ़ी है। वहीं इस मौके पर किसानों ने बताया कि मूंग दिवस के अवसर पर उन्हें फसल से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही मिट्टी एवं पानी की जांच के बारे में भी बताया गया है। एक मार्केट के बारे में, जब तक अपनी मार्केट नहीं बनाएंगे, जब तक किसान ऊपर नहीं उठ सकता, इतना बिचौलिया जो है वो मतलब दोगुना तिगुना दे सकता है। इसलिए अपनी मार्केट बनाओ। FPO के बारे में बताया और किसानों को हमको जानकारी दी। हमारे यहाँ मोथा जैसी बीमारी थी, फसल में एक खरपतवार होती थी, उसकी रोकथाम नहीं थी, लेकिन इस RND ने एक दवाई निकाली है मोथा के लिए, वो सैम्प्रा, जिससे काफी किसानों को राहत मिली है। और FPO के बारे में बताया, सब्सिडियों के बारे में बताया और DC साहब हमारे आए, उन्होंने भी काफी अच्छी जानकारियां दी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही है और ये यात्रा उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। करीब 750 श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल का दौरा करेंगे और ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा से 5 जत्था जाएगा और इनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 250 यात्री होंगे। वहीं नाथुला दर्रे से 10 जत्था जाएंगे, जिनमें भी प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 500 यात्री होंगे। पहला जत्था 10 जुलाई को लिपू लेक दर्रा पार कर चीन में प्रवेश करेगा और इस यात्रा में कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिनों में पूरी होती है, जो 4600 मीटर ऊंची तारबोटे घाटी से शुरू होती है और इसके बाद मानसरोवर यात्रा में झील की परिक्रमा शामिल है, जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उधर 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में एक ऐतिहासिक प्रयास के तहत भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और JKSDRF जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरौली तौड़ी नाला में एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया। रामबन के CMO ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लॉजमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल हैं। हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी, जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है। उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी और ये मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ की पवित्र यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कैथल से लगभग 150 भोले बाबा के भक्त सेवादारों का एक विशाल जत्था सामान से लदे वाहनों के साथ बालटाल श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इससे पहले हर हर महादेव के जयकारों के साथ बर्फानी सेवा मंडल के सदस्य झांकियों में श्रद्धालुओं के साथ झूमते हुए नजर आए। शहर में शोभा यात्रा के स्वागत में शिव भक्तों द्वारा
जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। धार्मिक संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हमारी संस्था द्वारा अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खाने, रहने और दवाइयों सहित सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हर वर्ष भोले बाबा की यात्रा के दौरान संस्था के सेवादार पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से लगे रहते हैं। सभी सदस्यों की ये भावना है कि अमरनाथ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने से भोले बाबा बहुत खुश होते हैं और भोले बाबा की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। हम भोले बाबा से पूरे देश में अमन, शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। से लेकर आज 2025 चल रहा है। 31वां भंडारा लगने जा रहा है। वहाँ पर भोलेनाथ के भक्तों की हम हर तरीके से सेवा करते हैं। जो भी वहाँ यात्रा पे जाता है, सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता पानी, लंच, डिनर, रहने की जगह, दवाइयाँ, कंबल, हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। किसी भी प्रकार की यात्री को दिक्कत नहीं आने देते। अमरनाथ जी का ये जो हमारा बर्फानी सेवा मंडल कैथल से 31वां भंडारा लगने जा रहा है जी, बड़े जोर शोर से, और सभी के सहयोग, कैथल वासियों के, और जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं वहाँ के सभी जो लोग हैं उनके सहयोग से ये भंडारा लगने जा रहा है जी। और हमारी उम्मीद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है कि सफलतापूर्वक भंडारा लगेगा और लोगों की सेवा की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सहूलियतें कर दी गई हैं, ट्रेन चला दी, वंदे भारत चला दी और बहुत अच्छी सहूलियत है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यात्रियों को हम दवाइयाँ, रहने के लिए स्थान, खाने के लिए खाना, हर चीज की फैसिलिटी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यात्री चाहे 2 कपड़े लेके आ जाए अपने और आराम से रहे भंडारे में, जितने दिन सेवा करे, इतने दिन कुछ भी करे। रोहतक में साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त सामान को भी बरामद किया। साइबर थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि ठगी के अन्य मामलों को खुलासा किया जा सके। साइबर थाना SHO कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 मई 2025 को खैराती लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मयंक नामक व्यक्ति ने विदेश में बैठा उसका भतीजा बनकर कॉल किया और कहा कि वे उसके अकाउंट में रुपए भेज रहा है, जिसकी नकली रसीद भी भेजी गई। आरोपी ने करीब 6 लाख रुपए भेजने की बात कही। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कुछ अन्य साथी भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। साइबर आरोपियों से 56 ATM कार्ड, 15 पासबुक व चेकबुक, 7 सिम कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों से पता चला कि उन पर 10 शिकायतें ठगी की दर्ज हो रखी हैं, जिसमें खाता नंबर का जिक्र कर रखा है। के खैराती लाल नाम के शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि विदेश से किसी ने उसका भतीजा मयंक बन के उनको फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं कुछ पैसे आपके पास भेज रहा हूँ और जब मैं इंडिया आऊँगा तो वो पैसे आपसे मैं ले लूँगा। तो उन्होंने एक नकली रसीद बना के खैराती लाल कंप्लेनेंट के पास भेजी। तो ये पूरी इस तरीके से उनसे 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए थे, जिसका इन्वेस्टिगेशन हमारे हेड कांस्टेबल जयप्रकाश ने किया है और इसमें हमने 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 56 ATM कार्ड, करीब 15 चेकबुक, पासबुक, 7 सिम कार्ड और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनमें से करीब 10 कंप्लेनेंट, अब तक हमने जो रिकॉर्ड चेक किया 10 कंप्लेंट्स, और इनसे जो बरामद बैंक खाते हैं उनके ऊपर 10 शिकायतें और दर्ज होनी पाई गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज पलवल जिला के गांव करीमपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के विचार और उनका मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उन्होंने सदियों पहले समाज को समानता, मानवता, सद्भावना व करुणा का जो संदेश दिया वे हमें युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश देते हुए संत रविदास ने समाज को नई दिशा देने का काम किया। उनका संपूर्ण जीवन सदाचार, सादगी और कर्म योग का संदेश देता है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से आह्वान किया कि हम सब गुरु रविदास के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। नहीं। उन्होंने देश में धारा का मुख मोड़ दिया। उनके लिए अमीर गरीब, बड़े छोटे
सब एक समान थे। उनके लिए जाति कोई महत्व नहीं रखती थी, वो सबको एक समान समझते थे और इसीलिए जात पात से वो कोसों कोसों दूर रहे। वो सबको प्यार करते थे और लोगों को भी उन्होंने यही सीख दी थी कि हम सब भाई हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।